So good afternoon, student. Today we will study about ecotourism. Before studying about ecotourism, we should have to study about ecosystem because ecotourism is a combined version of ecosystem, that is environment and tourism. So as you all know about ecosystem, an ecosystem is a unit of biological organization interacting with the physical environment such that the flow of energy and the mass leads to a characteristics trophic structure and material cycle. इकोसिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इकोसिस्टम बेसिकली एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इकोसिस्टम में हर एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग के साथ जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिलेशन है हर एक लिविंग बीइंग का दूसरे लिविंग बीइंग पे। सो एज अब जब हम टूरिज्म करते हैं तो यूजुअली वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमारे ट्रैवल करने से कहीं ना कहीं जो बाकी के लिविंग बीइंग्स हैं उनको कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। तो उसी इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से एक चीज स्टार्ट करी गई, दैट इज इको टूरिज्म। ठीक है, इकोसिस्टम हमें पता चला कि इट इज अ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो लिविंग बीइंग है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो टूरिज्म क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है, सबसे तेजी से ग्रो हो रही इंडस्ट्री। जैसे लास्ट में हम पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा एविएशन इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री किसका पार्ट है? टूरिज्म इंडस्ट्री का। सो बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के टूरिज्म के कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं लोगों पे, लोगों की लाइफ पे, एनवायरमेंट पे। ठीक है, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन भी बढ़ता है ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम किसी प्लेस पे ज्यादा जाते हैं तो वहां का क्लाइमेट है, वहां की ह्यूमिडिटी है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ नेगेटिव इफेक्ट की। एक हमारे पास अमरनाथ श्राइन बनी हुई है, अमरनाथ केव है इन श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर। तो हर साल वहां पर लॉर्ड शिवा का शिवलिंग बनता है बर्फ से अपने आप। तो लोग वहां पर वर्शिप करने जाते हैं। स्टार्टिंग में उस शिवलिंग की जो हाइट होती है वो 7 to 10 फीट तक आराम से होती है, लेकिन जैसे लोग जाते रहते हैं वहां की ह्यूमिडिटी, वहां का क्लाइमेट चेंज होता रहता है, वहां पर गर्मी बढ़ती रहती है और वो शिवलिंग जो है वो पिघलता रहता है। उससे क्या है, वो शिवलिंग की हाइट एट द एंड जब यात्रा बंद होने वाली होती है वो हाइट बड़ी मुश्किल से 2-2.5 फीट रह जाती है। ठीक है, दैट इज द इफेक्ट जो हमें लाइव नजर आता है कुछ महीनों में। ये तो बहुत थोड़ा इफेक्ट है। अभी अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा साइक्लोन ताउते, ठीक है, टकराया गुजरात से। ठीक है, रिसेंटली कल टकराया। तो वो क्यों टकराया? अभी साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि यूजुअली पहले जो था बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आते थे, लेकिन अब अरेबियन सी में ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमन एंड ह्यूमिडिटी का इफेक्ट कहां पर पड़ रहा है? मेजर इफेक्ट तो टूरिज्म इंडस्ट्री से आ रहा है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर लोग ज्यादा जाते हैं वहां की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक न्यू चीज स्टार्ट की, इकोसिस्टम एंड टूरिज्म को कंबाइन करके। क्योंकि देखिए हर एक लिविंग बीइंग का दूसरे लिविंग बीइंग पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्यों ना इकोसिस्टम एंड टूरिज्म को कंबाइन करके एक नई टर्म बनाई जाए जिससे हम टूरिज्म भी कर सकें और एनवायरमेंट को बचा भी सकें। तो एक न्यू टर्म जो थी वो हमारे पास आई, दैट वाज इको टूरिज्म। ठीक है, तो इको टूरिज्म इज अ टर्म विच वाज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, दैट इज इकोसिस्टम एंड टूरिज्म। It is a combination of two words which means to conserve environment while doing all tourism activities. सारी टूरिज्म एक्टिविटीज करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। द थिंग इज दैट मदर नेचर बहुत ही डेलिकेट है। ठीक है, अगर उसे हम नुकसान पहुंचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हम पे ही नुकसान आएगा, विच मीन्स हम खुद पे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देख रहे होंगे कि लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा, ठीक है,
इजाफा किया, मतलब बढ़ाया ग्लोबल वार्मिंग को, बहुत सारे पोल्यूशंस क्रिएट किए जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। जैसे अभी ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो एयर में बहुत कम है। द रीजन बिहाइंड इट इज पॉल्यूशन, द ग्लोबल वार्मिंग। वो कौन कर रहा है? हम ह्यूमन भी। ठीक है, तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए द WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, has created a new term of tourism, that is ecotourism, which is a combination of two terms, ecosystem and tourism. Now we should have to know what is ecotourism. According to the Ecotourism Society, responsible travel to natural areas which conserve the environment and improve the welfare of local people. पूरी दुनिया में जो प्लेसेस जहाँ के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, खास करके नेचुरल टूरिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है टूरिज्म प्रोडक्ट इंडिया नेचर बेस से, नेचर से रिलेटेड जो चीजें हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, ये सारी क्या है? नेचुरल टूरिज्म प्लेसेस हैं, जो नेचर के द्वारा क्रिएट की गई प्लेसेस हैं। अभी इको टूरिज्म क्या है? जो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवलर्स पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एनवायरमेंट को सेव करने के। इको टूरिज्म क्या है? उन रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स को मोटिवेट करता है कि जब वो नेचुरल एरियाज पे जाए तो वहां के जो एनवायरमेंट की कंजर्वेशन पे इफेक्ट डालें, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाते हुए कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हेल्प करे, नंबर वन। एंड नंबर टू, कि वहां के जो लोकल पीपल्स हैं उनको एनकरेज करें एंड उनकी हेल्प करें कंजर्व करने के लिए इन्वायरमेंट। तो द बेसिक एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट importance of ecotourism is to conserve and sustain environment. ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है इको टूरिज्म का। यू विल हैव टू टेक इट इन माइंड कि इको टूरिज्म का एक ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कंजर्विंग एनवायरमेंट। किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को हमें बचा कर रखना है, ठीक है जी। बिकॉज इन्वायरमेंट, मैंने पहले ही बताया कि मदर नेचर इज द मोस्ट डेलिकेट थिंग ऑन द अर्थ। अगर इसको नुकसान पहुंचा दिया तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, अभी इसकी दूसरी डेफिनेशन एक और है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी। पहले वाली इंडियन इको टूरिज्म सोसाइटी के अकॉर्डिंग थी, ये वाली इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है जी। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल to natural areas that conserve the environment, sustains the well-being of the local people and involves interpretation and education. देखिए, पहली डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? इन्वॉल्वमेंट करी है इन्होंने एजुकेशन बेस्ड इको टूरिज्म, मतलब लोगों को जिस जगह पे हम ट्रेवल कर रहे हैं वहां के लोगों को मोटिवेट करें, वहां के लोगों को हम एजुकेट करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अवेयर करें अकॉर्डिंग टू इको टूरिज्म, कि किस तरीके से हमें एनवायरमेंट को सस्टेन करना है, कंजर्व करना है, हेल्प करना है, ताकि हम डिफिकल्टी ना क्रिएट कर सके किसी तरीके की और इन्वायरमेंट को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इको टूरिज्म, इको टूरिज्म के मेन सिद्धांत क्या है, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर इको टूरिज्म चल रहा है? तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। क्वेश्चन अटेम्प्टेशन शुड बी द सेम, स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम इंट्रोडक्शन, कि ये दो टर्म से मिलके बना है इकोसिस्टम एंड टूरिज्म। देन विल बी द डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है, ठीक है, एक इंडियन इको टूरिज्म सोसाइटी और एक इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी, दोनों में से कोई भी एक या दोनों याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा द प्रिंसिपल्स ऑफ इको टूरिज्म। हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है इट इज नॉन कंजप्टिव एंड नॉन एक्सट्रैक्टिव, मतलब इको टूरिज्म में किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव कंजप्शन नहीं है, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को हम एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को हम किसी भी तरीके की कोई भी हानि, कोई भी डिफिकल्टी नहीं पहुंचा रहे हैं जिससे एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट पड़े, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके की कोई कंजप्शन नहीं हो रही, कोई भी एक्सट्रैक्शन, कुछ भी चीज बाहर नहीं निकल रही,
ठीक है, जैसे अगर हम बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज की, ठीक है, अगर ड्रग इंडस्ट्री है जहां पर मेडिसिन बनती हैं, वहां पर हम देखेंगे केमिकल्स की कंजप्शन हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की कंजप्शन हो रही है, और एक्सट्रैक्शन किसकी चीज की हो रही है, हार्मफुल गैसेज एंड केमिकल्स की। तो इको टूरिज्म में ऐसा कुछ नहीं रखा गया, ना ही किसी नेचुरल रिसोर्स की कंजप्शन करी जाएगी और ना ही बदले में किसी हार्मफुल गैस या हार्मफुल सब्सटेंस की एक्सट्रैक्शन की जाएगी। पहला पॉइंट यही है, ठीक है जी। द सेकंड पॉइंट इज क्रिएट्स एन इकोलॉजिकल कॉन्साइंस। एक इकोलॉजिकल कॉन्साइंस क्रिएट, एक साइंस क्रिएट करनी है विच इज रिलेटेड टू इकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, सस्टेन करना है, डेवलपमेंट करनी है, मतलब ऐसी डेवलपमेंट करना भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टूरिज्म में मतलब ये है, बेसिक मतलब यही निकलता है कि हमने टूरिज्म को डेवलप करना है अच्छे से, और साथ ही साथ हमने क्या करना है, इन्वायरमेंट को भी बचाना है। मतलब इस तरीके से चीज की डेवलपमेंट करनी है कि वो सस्टेनेबली हो, ज्यादा ओवर डेवलपमेंट ना हो जाए, नेगेटिव डेवलपमेंट ना हो जाए, ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट, उस डेवलपमेंट का इफेक्ट किसी दूसरी चीज पे नेगेटिवली ना पड़े, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो द सेकंड पॉइंट इज ऐसी इकोलॉजिकल कॉन्साइंस क्रिएट करना जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, और पॉजिटिव इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सके। The third point is holds ecocentric values and ethics in relation to nature. अभी तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा, अगर हम बात करें, डीप पॉइंट है, अगर इसे ध्यान से समझो, ठीक है। हमें इकोसेंट्रिक बनना है। इकोसेंट्रिक का मतलब है हमें अपने माइंड में ये लेके चलना है कि हम एनवायरमेंट का हिस्सा है, हम एनवायरमेंट से ही पैदा हुए हैं और यहीं पर हम डिस्ट्रॉय हो जाएं। ठीक है, कि अगर हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें खुद को नुकसान होगा, हम खुद को मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस चीज को ह्यूमन भली भांति समझ गया है ड्यू टू कोविड-19। जितना एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया गया, जितना पोल्यूशन क्रिएट किया गया, उतना ऑक्सीजन के लिए लोग अभी मर रहे हैं। ठीक है, तो मेन थिंग इज कि हमें इको सेंट्रिक बनना है, हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहना है, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए रहना है। इंडियंस, खास करके इंडिया में बात करें तो इंडियंस ये बहुत मानते हैं कि अगर अपनी माँ को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको खुद को नुकसान होगा। इसीलिए हम नेचर को मदर कहते हैं, मदर नेचर। अगर मदर नेचर को नुकसान पहुंचाओगे तो खुद पे नुकसान आएगा। तो इसीलिए हर ह्यूमन को सबसे पहले इको टूरिज्म के अंदर इको सेंट्रिक बनना है। सेकंड, एथिक इन रिलेशन टू नेचर। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा नेचर से रिलेशन है, ठीक है, कि नेचर हमारे लिए मदर है, नेचर ही हमारे लिए फादर है, बिकॉज नेचर इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू अस। हमें इस चीज को माइंड में रखते हुए टूरिज्म प्रैक्टिसेस करनी है, टूरिज्म करना है, और अपने आप को इको सेंट्रिक मतलब इन्वायरमेंटल सेंट्रिक बनाना है कि हम इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, और अगर इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हम पे भी पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आफ्टर प्रिंसिपल्स, अभी देखिए प्रिंसिपल्स को बाद हमारे पास आ जाता है मेन ऑब्जेक्टिव। इको टूरिज्म क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ इको टूरिज्म, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करना चाहिए इको टूरिज्म। तो हमारे माइंड में तीन ऑब्जेक्टिव्स मेन हमेशा आने चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही आता है टू कंजर्व इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए हर एक इंडस्ट्री का एक तो हमारे पास, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर कोई बिजनेस इंडस्ट्री, बिकॉज टूरिज्म इज अ बिजनेस इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री, उसका एक ऑब्जेक्टिव तो होगा कि हमें प्रॉफिट चाहिए, कि हर इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए। तो ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं आएगा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। लेकिन इको टूरिज्म में एक नया ऑब्जेक्टिव ऐड किया गया, दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हमें प्रॉफिट तो कमाना है, साथ ही साथ हमने अपने मदर नेचर का ध्यान रखना है, हमने अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है कि हमें किसी तरीके का एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, सॉरी। और उसके बाद हमारे पास आएगा कि लोकल्स को
हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। द थिंग इज दैट मतलब जहां पर हम ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, जहां पर हम टूरिज्म कर रहे हैं, वहां के जो लोकल पीपल हैं उनको भी हमने साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। क्योंकि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम मनाली की, क्योंकि मनाली में बहुत सारा आपको जो है नेचर टूरिज्म, इको टूरिज्म मिल जाए, क्योंकि वहां पर वन विहार है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मनाली की केस स्टडी करवाई थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि वहां पर वन विहार है, बहुत सारे ग्रीनरी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग जा सकता है, लेकिन वहां पर ग्रेजिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो अगर मनाली की बात करें, मनाली के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिल रही है? टूरिज्म से। कौन से टूरिज्म से? इको टूरिज्म से। ठीक है, यही चीजें हैं कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर हम ट्रैवल नहीं करेंगे ऐसी डेस्टिनेशंस पे, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगी। तो बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव क्या थे इको टूरिज्म के? द फर्स्ट वन इज कंजर्विंग एनवायरमेंट, द सेकंड वन इज providing employment to the locals, and the third one is increasing profitability, मतलब प्रॉफिट कमाना। ये 3 ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल्स के बाद अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं। ठीक है, आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास आते हैं कंसर्न्स ऑफ इको टूरिज्म। अभी देखिए, कंसर्न का मतलब यहाँ पर क्या आता है कि इको टूरिज्म डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्या थी। ऑब्जेक्टिव के बाद नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट नीड ऑफ इको टूरिज्म। ठीक है, इको टूरिज्म को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो पहली नीड आती है हमारे पास इंडियन ट्रेडिशन। इंडिया का कल्चर है, इंडिया का एक ट्रेडिशन है जो ये बताता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग और अ ह्यूमन काइंड इज अ पार्ट ऑफ नेचर। मैंने पहले जब प्रिंसिपल्स करवाए हैं उसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया हमें इको सेंट्रिक बनना है। इंडियंस तो पहले से इको सेंट्रिक है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, ठीक है, उन्होंने शांति निकेतन नाम का एक बहुत बड़ा स्कूल खुलवाया था। द स्कूल which was providing importance to the nature and providing education to the humankind। ठीक है, वेस्ट बंगाल में उन्होंने शांति निकेतन नाम का एक स्कूल खुलवाया था जहां पर बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ के स्टडी करते थे। वहां पर किसी भी तरीके की क्लासेस नहीं थी, वहां पर पेड़ों के नीचे बैठ के पेड़ों में स्टडी करते थे ताकि बच्चे एनवायरमेंट से, नेचर से जुड़ सके। ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा कल्चर है कि हम पेड़ों को अपना भाई, अपनी बहन, अपना सब कुछ, अपनी फैमिली मानते हैं। अगर हम पुराने हमारे इंडियन ग्रंथों की बात करें, वहां पर भी ये मेंशन किया गया कि पुराने समय में पेड़ बोलते थे या फिर पेड़ हमारे साथ देते थे, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। तो थिंग इज दैट वहां पर भी ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि वी आर इंपॉर्टेंट फॉर नेचर एंड नेचर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि हम नेचर से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन नेचर का ही हिस्सा है। अगर नेचर नहीं है तो ह्यूमन नहीं है। तो ये इंडियन ट्रेडिशन है, इसीलिए हमें इको टूरिज्म डेवलप करना पड़ा। ये पहली नीड आती है। सेकंड नीड आती है क्वेस्ट फॉर द मटेरियल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। इकोनॉमिकल प्रोग्रेस बहुत जरूरी थी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसीलिए दूसरी नीड आई कि हमें इकोनॉमिकल प्रोग्रेस की जरूरत थी। इसीलिए हमने इको टूरिज्म डेवलप किया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर एनवायरमेंट मतलब नेचर रिसोर्सेज ज्यादा हैं। माउंटेन्स बहुत हैं, हिमालयन आर द यंगेस्ट माउंटेन अराउंड द वर्ल्ड। यंगेस्ट माउंटेन्स कहा जाता है जो बहुत सबसे बाद बनी, सबसे एंड में बनने वाली जो होती हैं माउंटेन्स, उन माउंटेन्स में से काउंट किया जाता है हिमालयंस को। हमारे पास अगर यंगेस्ट माउंटेन्स हैं हिमालय, तो हमारे पास ओल्डेस्ट माउंटेन्स भी हैं अरावलीज। इंडिया के पास इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है कि उसको डेवलप करना है, अगर उसको हमने मेंटेन करना है, अगर हमें इकोनॉमिकल प्रोग्रेस चाहिए तो हमें उन्हें बचा के चलना होगा, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सो इसलिए इकोनॉमिकल प्रोग्रेस एंड इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए एनवायरमेंट को बचाना, ये मेन चीजें थी नीड फॉर इको टूरिज्म। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर इन ऑल इट्स अपीयरेंस। नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाया जाने लगा, नेचर पॉल्यूशन बढ़ने लगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज आने लगी, जिसके बाद
सारा इफेक्ट, अभी देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहले ब्लेमिंग गेम शुरू होती है, हु इज द कल्प्रिट, हु इज द कल्प्रिट करके ब्लेम लगाना शुरू करते हैं। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पे, दूसरी इंडस्ट्री तीसरी इंडस्ट्री पे ब्लेम करती है। तो जब एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हुई नेचर की, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो सबसे बड़ा ब्लेम किस पे आया? टूरिज्म इंडस्ट्री पे। द रीजन इज लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उनका कहना यह था लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इसीलिए इको टूरिज्म ने ये स्टेप जो है वो लिया कि हमें इको टूरिज्म डेवलप करना पड़ेगा, हमें नेचर को बचाना है, हमें जो एक्सप्लॉइटेशन, जो खराबी हो रही है, जो एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है नेचर का, उसे रोकना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इको टूरिज्म हमें डेवलप करना पड़ा। ठीक है, ये लास्ट है इको टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का यही आपका क्राइटेरिया रहेगा, प्रॉपर क्राइटेरिया ऐसे ही होगा, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव, नीड एंड इको टूरिज्म इन इंडिया। इसके बाद हम कंक्लूजन करके क्वेश्चन को एंड कर देंगे। ठीक है जी, तो इको टूरिज्म इन इंडिया में बेसिक हम बात करेंगे। इंडिया द लैंड ऑफ वेरीड ज्योग्राफी, मैंने पहले ही पिछली स्लाइड में ही एक्सप्लेन कर दिया जब नीड की बात कर रहे थे। तो इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है, खास करके लैंड की बात करें। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको बीचेस भी मिलेंगे, माउंटेन्स भी मिलेंगी, प्लेन्स भी मिलेंगे, ठीक है, प्लेटियस भी मिलेंगे। ठीक है, हर एक तरीके का जोग्राफिकल एंड आपको इंडिया में मिल जाएगा। सो इसीलिए इंडिया इज डाइवर्स इन ज्योग्राफी, तो इसीलिए इको टूरिज्म इंडिया में जरूरी भी है और चल भी रहा है। The second point is one of the 12 mega biodiverse country, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। पूरे वर्ल्ड में टोटल 12 बायोडाइवर्स कंट्रीज है। मेगा बायोडाइवर्स मतलब बायोडाइवर्सिटी पता है, आप ईवीएस पढ़ रहे हो तो आपको शायद थोड़ा पता हो, बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायो रिलेटेड टू लिविंग बीइंग, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। जो कंट्रीज, वो कंट्रीज जिनमें लिविंग बीइंग की, लिविंग स्पीशीज की वैरायटी है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, ठीक है, अलग अलग तरीके की वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना, हर एक चीज की जो वैरायटी है, उन कंट्रीज को मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं, जिनमें से इंडिया एक है। इसीलिए इंडिया में इको टूरिज्म चल रहा है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से, वेल डेवलप्ड चल रहा है। ठीक है, रिच कल्चर हेरिटेज, इंडिया का कल्चर हेरिटेज बहुत रिच है। द हिमालयन रीजन, केरल, द नॉर्थन ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब कुछ इंडिया में ही है। ठीक है, इंडिया को अगर हम बात करें, इट इज सब कॉन्टिनेंट। कोई ऐसा आपको बहुत कम कंट्रीज मिलेंगे जो सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। ठीक है, बिकॉज तीन तरफ से अगर बात करें तो इंडिया कवर्ड है विद ओशियन। ठीक है, घिरा हुआ है ओशियन से तीन तरफ से, और एक तरफ हिमालय खड़ा है। ठीक है, तो इंडिया पूरी तरह से एक सब कॉन्टिनेंट है, उप महाद्वीप है। ठीक है, जिसका मतलब है इंडिया में हर एक वैरायटी है, तो इको टूरिज्म अपने आप चल रहा है इंडिया। ठीक है जी, तो ये चीजें जो हैं हमें इंडिया की इको टूरिज्म के बारे में और बढ़िया तरीके से बताती हैं कि इंडिया में इको टूरिज्म इतना वेल डेवलप्ड है। ठीक है, थनमाला फर्स्ट प्लान्ड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, थनमाला जगह है जो कि इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए सबसे पहली डेस्टिनेशन है। ठीक है, मोटिव्स लास्ट में, मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव यूजुअली सेम होते हैं, लेकिन फिर भी इसको अगर आपने अलग लिखना है तो आप लिख सकते हो। दो मोटिव्स बेसिक हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट को बचाना है, साथ ही ऐसे डेवलपमेंट करनी है ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट इको टूरिज्म, तो इको टूरिज्म का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है, टू सस्टेन एनवायरमेंट व्हाइल डूइंग टूरिज्म प्रैक्टिसेस। जब हम टूरिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पे हमें इको टूरिज्म को, मतलब हमें उस टाइम पे एनवायरमेंट को सेव करना है, यही इको टूरिज्म है। इसे ही आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर ध्यान से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है,
फिलहाल की ये वाला सब्जेक्ट का टॉपिक इतना ही है, ठीक है जी। और जो बाकी का होगा वो हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे।